हमारा देश ताकतवर देश है और ताकत दिखाई भी है। तीन खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए और इन तीन खास मेहमानों से मैं इन तमाम बातों का विश्लेषण भी करना चाहूंगा। इससे हमारी सुरक्षा प्रणाली पर कितना असर, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा। कर्नल दिनेश शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नल दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और उसके बाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर। रवि अरोड़ा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, आपके सामने हैं। कर्नल साहब, कर्नल दिनेश साहब, आपसे शुरू करूंगा क्योंकि ये बयानबाजी हो रही है ऑपरेशन सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर पॉज होने के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और अब एक नया शब्द जो राहुल गांधी ने सामने रखा है कि भाई नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। आखिर लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, या समझना नहीं चाहते, या फिर इस पे सीधी सियासत हो रही है? शीतल जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ये जो अनप्रडिक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो हर दूसरे दिन जो है अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है। उसने कितनी बार क्लैरिफिकेशन किया था कि मैंने बीच में डायरेक्ट मेरा इंटरवेंशन नहीं था, लेकिन मैंने जो है फैसिलिटेट किया। अब ये फैसिलिटेट के किसी प्रकार का किया होता तो भारत की तरफ से भी किसी प्रकार से कुछ ना कुछ रिएक्शन आता या थैंक यू बोला जाता, जो कि हमारी तरफ से किसी भी लेवल के ऊपर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बात अलग है कि पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके पास गया होगा जिस समय नूर खान बेस और सरगोदा के ऊपर हुआ था। शीतल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक विकसित देश या एक कंट्री के बारे में मैं ये समझता हूं कि जिस समय भी कंट्री के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है तो हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। और ठीक है, विपक्ष का हक है कि वो गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है, लेकिन इस प्रकार के सवाल करना, इस प्रकार की स्टेटमेंट देना, तो मैं एक नागरिक होने के नाते मुझे इसमें बहुत ही दुख और शर्म महसूस हो रही है कि जिस प्रकार की आप स्टेटमेंटें दे रहे हो, ओ नरेंद्र तूने कर दिया सरेंडर। अरे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। हाँ। और तीसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं अभी इसी सेगमेंट के अंदर, देखिए साहब, हमारे जो थे, जो हमें टास्क मिला था, भारत सरकार ने क्या टास्क दिया था भारतीय सेनाओं को, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन सैनिक होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि भारतीय सेनाएं जो होती हैं, जो उनका बेसिक ड्यूटी है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, और बाकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है या स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो तो 24/7 जो है सेना पालन करती है। लेकिन कोई स्पेशल टास्क हो जिसमें कि हमें अपने दुश्मन देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, तो उस समय हमें जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं कि हम ये चाहते हैं, तो इन टास्क के अंदर जो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, जी, आप रोक रहे हैं मुझे? हाँ, थोड़ा समय का भी देखना है, बाकी भी है। कर लो सर, 10 सेकंड और है। ओके, तो देखिए साहब, हमारे जो है 3 एम थे जो मैं समझ सकता हूँ। एक पॉलिटिकल एम था, दूसरा मिलिट्री एम था, और तीसरा था हमारा साइकोलॉजिकल एम जो था। मिलिट्री एम जो है, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा, आतंक को खत्म करो, हमने टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद कर दिया। मिलिट्री एम उसके साथ साथ हमने ये भी हासिल कर लिया कि पाकिस्तान अपने सपनों की दुनिया में रहता था। वो हमेशा सोचता था कि भारतीय सेना अगर कहीं रिटेलिएट करेगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में करे, लेकिन इस हमको बता दिया कि हम तुम्हारे हर इलाके के अंदर आ सकते हैं। और साइकोलॉजिकल था लास्ट पॉइंट। हाँ। एक प्रकार से हमने टेररिस्ट और उनके सरगनाओं के दिलो दिमाग के अंदर एक डर पैदा कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी जाके छुप लीजिए, हम आपको ढूंढेंगे और मारेंगे। जी शीतल, बिल्कुल सही बात बोली आपने, कहीं भी छुपेंगे हम उनको ढूंढ निकालेंगे, और किया भी वैसा ही। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे जानने की मैं कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है सरेंडर, ये कोई छोटा मोटा शब्द तो है नहीं। ये अक्सर उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर पूरी तरह से घुटने टेके जाते हैं, आत्मसमर्पण किया जाता है। ये तो पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान कहीं भी मेंशन नहीं कर रहा है कि भाई भारत ने सरेंडर किया है। ये पाकिस्तान तो बोल नहीं रहा है, पाकिस्तान का ना सेना बोल रही है, ना वहां की सरकार कह रही है।
तो ये हमारा विपक्ष सरेंडर सरेंडर क्यों कर रहा है सर? ये इसके पीछे की वजह क्या है इंटरनेशनली, जियोपॉलिटिकली? शीतल जी, मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हकीकत ये है कि आज की तारीख में हमारे माननीय सांसद महोदय जो हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज वो हैं जिन पर की बड़े सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। वो दोनों दलों के हैं, सभी दलों के हैं लगभग। उनमें 25% तो ऐसे हैं जिन पर मर्डर है, किडनैपिंग है, महिलाओं के साथ बदसलूकियां हैं, ये सब। अब रहा सवाल, ये हलकट घटनाएं पार्लियामेंट में ही क्यों होती हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि हकीकत में अगर आप इंग्लैंड की पार्लियामेंट में अगर आप उसका कभी लाइव टेलीकास्ट देखें तो आपको पता लगेगा, अगर प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है तो प्रधानमंत्री भी बैठ जाते हैं। इतना सम्मान एक दूसरे को करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सम्मान की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, छोड़कर भाग जाते हैं, और मौका मिलते ही गले मिलते हैं, और गले पड़ने के बाद पीट करके फिर आंख मारते हैं। ये सब जो है बचकाना हरकतें हमारे यहाँ की जो नई परंपरा आई है उसी का परिणाम स्वरूप है हमने उसको सहन किया, और इसके कारण इस तरह का नासमझी का स्टेटमेंट आया। सरेंडर की जो परिभाषा है आपने बिल्कुल सही बताई है। ना तो आर्मी की तरफ से सरेंडर हुआ है, ना राजनीतिक तौर से सरेंडर हुआ है। फिर ये सरेंडर शब्द उनको आ कहां से गया? शायद हमारे कुछ नेताओं ने, दल का नाम तो नहीं लूंगा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, 30 सितंबर 2000 ग्लोब्स करके एक अखबार है, उसकी 13 पेज पर उसको पढ़ लिया होगा, जिसमें कि ये था कि एक भारत के एक राजनीतिक के सुपुत्र $1,60,000 के साथ वहां रोके गए और उन्होंने सरेंडर किया। अब सरेंडर शब्द शायद उन्होंने वहां से सीख लिया होगा। ये बात अलग है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने पद का उपयोग करके वहां के राजदूत से विनय कराया और उनको वहां से छुड़वाया। तो सरेंडर क्या होता है शायद उन्होंने वहीं से सीखा है। लेकिन एक बात अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये ड्यूटी बनती है स्टेटमेंट देने वाले की कि वो उसका प्रूफ दें। क्या हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता ने जो ट्रंप की और मोदी जी की बातचीत हुई है उसको कहीं उन्होंने बीच में सुना है? अगर सुना है तो उसका उनको सबूत देना चाहिए। अगर सबूत उनके पास नहीं है तो इस तरह की बेजरूल बातों के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ये केवल मोदी जी के चेहर उगलना नहीं है, ये भारतीय सेना का अपमान करना है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अपमान भी है और पाकिस्तान को सीधे बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है, बूस्टर की तरह वहां पर इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रवि जी, राजनीति का दायरा क्या होता है और आखिर क्यों जब सुरक्षा की बात आती है, सुरक्षा प्रणाली की बात आती है, तब इस तरह की बातें सामने आती है? जब सरकार कोई कदम उठाती है तो तब विपक्ष के नेता कहते हैं कि भाई हम नेता प्रतिपक्ष हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया जाता, हमें अहमियत क्यों नहीं दी जाती? और अब वो गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कह रहे हैं कि भाई ये तो सरेंडर हो गया है। हालांकि ऐसी बात किसी ने नहीं कही। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बार बार स्टेटमेंट बदले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि भाई वो तो बौखलाहट में थे। ऑलरेडी ये बातचीत भारत पाकिस्तान के बीच, डीजीएमओस के बीच हो चुकी थी, लेकिन बौखलाहट में वो आके उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि भाई भारत पाकिस्तान सहमत हो चुके हैं। शीतल जी, देश के एक ऐसे नेता जो नेता प्रतिपक्ष है, जो एक ऐसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसे नेता अगर कहते हैं अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में कि नरेंद्र सरेंडर, तो मैं समझता हूँ ये एक शर्मसार कर देने वाला मामला है। मुझे लगता है पाकिस्तान में तालियां बज रही होंगी, वहां की संसद में कोर्ट होंगे ये बयान। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका भी बड़ा खुश हो रहा होगा कि खास ऐसे नेता देश में हो तो उनकी तो चांदी हो जाए। मुझे लगता है हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाला ये मसला है। आम आवाम को, भारत सरकार की को ही नहीं बल्कि भारत की आर्मी को भी ये शर्मसार कर देने वाला मामला है। और मुझे लगता है कि सरेंडर जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो बताना चाहते थे, आखिर क्या बताना चाहते थे? अमेरिका अगर
भारत को फोन कर कर कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को फोन करता है, तो मतलब वो दबाव में था। मतलब जो पाकिस्तान है वो पैरों में पड़ चुका था अमेरिका की, कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी तबाही मचा दी, नूर खान एयरबेस उड़ा दिया, हमारी मिसाइलें खतरे में, हमारे परमाणु जो एटॉमिक जो जखीरा है वो खतरे में है। बिल्कुल सर। पूरी बात बताने की बजाय, मतलब हिंदुस्तान की आवाम को सही दिशा में सही बात बताने की बजाय उनको सरेंडर बता रहे हो। अरे अगर सरेंडर कौन हुआ? सरेंडर पाकिस्तान हुआ, सरेंडर अमेरिका हुआ भारत के सामने। अमेरिका अगर भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थम जाओ, रुक जाओ, तो इसका मतलब अमेरिका की भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है वहां पे। बिल्कुल। अभी एक पत्रकार का एक बयान आया है पाकिस्तान के कि नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी का भी वहां पे जाना नहीं जा सकती। तो ऐसे में कई बातें सामने निकल कर आ रही है। क्या उसका पर्सनल उसका फायदा था अमेरिका का? और अमेरिका ने जिस जल्दबाजी से बयान दिया, जबकि भारत के सेना के डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ से जो आर्मी के डीजीएमओ थे उनका फोन आया, उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद तय होना था, उससे पहले ही वो जो है बयानबाजी शुरू हो गई अमेरिका की तरफ से। मतलब सरेंडर किसने किया? अरे भारत पूरी तरह से जीत रहा था, पूरी दुनिया दिखा रही थी, यहाँ तक कि अमेरिकी अखबारों ने दिखाया कि उनके कितने एयरबेस उड़ा दिए। और आज ऐसे स्थान, ऐसे जगह जहां पर भारतीय सेना ने बताया ही नहीं। अब जो उनके जो डोजियर सामने आए हैं उसके अंदर 59 जगहों का इस नाम लिया गया है। ठीक है, मतलब ठीक है। यह बताया गया है कि कितनी तबाही भारत ने मचाई। बिल्कुल। और पूरा पाकिस्तान भी मान रहा है। लौटूंगा फिर से रवि जी आपके पास। कर्नल साहब, ये बहुत बड़ी विडंबना है और ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, नेताओं को बचना चाहिए। इसका कितना प्रभाव पड़ता है सर सुरक्षा प्रणाली पर, सेना के मनोबल? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बयान आएंगे तो एकदम से वो इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो माइंड पर पड़ेगा कि भाई हमारे राजनेता ऐसे बयान दे रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे बयान दे रहे हैं, तो मनोबल गिरना तय है। तो कैसे इससे बचा जाना चाहिए? कैसे इससे बचकर जो है वो देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए? मैं आपके सवाल का बिल्कुल ईमानदारी के साथ दूंगा। मैं बातों को जो है घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से, एंड यू हैव टू ट्रस्ट माय स्टेटमेंट। देखो साहब, जब हम फौज के अंदर हैं, सेना के अंदर हैं, तो हमें सबसे ज्यादा हमें चिंता होती है कि जो हमारी सरकार है वो हमारे बारे में क्या सोच रही है, जहां हमारे देश की जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है। हमें सेना के अंदर रहते हुए हमने कभी भी किस प्रकार की जो पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर हमें कोई गौर नहीं करते हैं, और ना हम ऐसी चीजों को दिल के ऊपर लगाते हैं। लेकिन अभी मैं एक सामान्य नागरिक हूं और मुझे इसलिए दुख लग रहा है कि मेरे भारत का जो है वो एक प्रकार से अपमान हो रहा। पाकिस्तान जो है हमारी खिल्ली उड़ाता अपने उसमें, वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारे इस प्रकार के लूज स्टेटमेंट देते हैं पॉलिटिशियन, उनको वो कोट करता है और उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके वो यूनाइटेड नेशन में जाता है। तो इस प्रकार की जो दुश्मन देश कार्रवाइयां करते हैं उससे मैं भी अपमानित महसूस करता हूं कि ऐसे समय के ऊपर आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस प्रकार से अपने देश के वर्खलाफ आप स्टेटमेंट देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये वक्त होना चाहिए, आपकी विजडम जो है वो ये कहती है कि इस समय सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। और हमें जो है एक सुर में बोलना चाहिए। जिस प्रकार से कि हमारे जो डेलीगेशन बाहर गया हुआ वो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, लेकिन वो सब के सब जो है इस समय एक सुर में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन देश के अंदर इस प्रकार के जो लूज स्टेटमेंट होते हैं उनसे एक आम नागरिक होने के नाते मैं आहत होता हूं। अगर आप ये सवाल मुझसे तकरीबन 6-7 साल पहले पूछते तो मैं कहता यार ये कौन सी वाली स्टेटमेंट है, मैंने सुनी नहीं है शीतल। तो हम नहीं गौर करते। फौज के अंदर हमारा सिस्टम ही डिफरेंट है, हमारा अपना परिवार है एक यूनिट का, तो इन चीजों को हम नहीं गौर करते हैं जी। और यही वजह है कि हम आंख बंद कर भारतीय सेना पर भरोसा करते हैं, यही वजह है। और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से भारत का मान ऊंचा किया है, सर ऊंचा किया है, वो सबके सामने, और उसका नमूना पूरी दुनिया में ने भी देखा हुआ है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जैसे अभी सर्वदलीय डेलीगेशंस बाहर हैं, कुछ वापस आ गए हैं, कुछ बाहर हैं, शशि थरूर लगातार डिफेंड कर रहे हैं इन चीज़ों को, और उन्होंने साफ नकार दिया है कि हमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, मीडिएटर की ज़रूरत नहीं,
हमने किसी को नहीं कहा कि आप आइए मीडिएटिंग कीजिए, आप बीच में आइए मध्यस्थता कीजिए। कर दिया होगा ट्रंप ने बौखलाहट में, वो तो पहले से जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से ही बौखलाहट दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कर्नल दिनेश शर्मा जी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने भारतीय सेना की अंतःकरण की जो सही आवाज उठाई है और एक नागरिक के रूप में उन्होंने जो बात कही है उसका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। रहा सवाल ये, हमको कुछ मुद्दों पर, मूलभूत मुद्दों पर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। पहला मुद्दा ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए किसको बनना चाहिए। आज की तारीख में उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ग्रेजुएशन भी अगर नहीं है, 8वीं 9वीं पास है तो भी चला आता है। दूसरी चीज ये कि अक्सर जो है ये देखा गया है कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, जो पैसे के बल पर आगे बढ़े चले आते हैं या खानदानी तौर पर चले आते हैं, वो नेताओं की कुर्सी हत्या लेते हैं। और यहाँ जो सबसे ज्यादा है, अगर इनको अच्छी, हमको पक्की प्रजातंत्र आगे भविष्य में लाना है और इस तरह देशद्रोही स्टेटमेंट से बचना है, क्योंकि मैं इसको सामान्य स्टेटमेंट नहीं मानता, मैं इसे देशद्रोह मानता हूँ। और मेरा बस चले तो देशद्रोह का मुकदमा इन पर चलाना चाहिए, सबूत मांगना चाहिए। प्रमाण दीजिए। आपने ये जो कहा कि ट्रंप ने क्या बोला किनको, नरेंद्र जी को, तो क्या इसका आपके पास क्या प्रमाण है? बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी बातें, तरह की गलत बातें, इस तरह से जनता में भ्रम फैलाना, ये एक हलकट राजनीति का प्रतीक है। अब रहा सवाल ये कि मैं तो बल्कि यहाँ तक पूछता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सप्रमाण ये जानकारी इकट्ठी की थी कि 19 जून 1970 को हमारे विरोधी दल के नेता का ये जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? एक मिशन हॉस्पिटल में। किस नाम होता है? अगर वो नाम बदला जाता है या बीच में किसी स्कूल या कॉलेज में बदला जाता है और बाद में फिर से बदला जाता है, तो उसका जो है जो क्या प्रमाणीकरण होता है, कोर्ट द्वारा उसके नाम की पुष्टि दी जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहिए, इससे पता लगेगा कि हमारे यहाँ ऐसे कहा जाते हैं जो जन्म से लेकर आज तक सिर्फ राजनीति करने के लिए और कुर्सी हथियाने के लिए देशद्रोह का ऐसा काम करते हैं, जिसके के लिए और हमारी जो सेना को भी शर्मसार होना पड़ता है। कितना झूठ बोला है। सरेंडर, सरेंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? सरेंडर किसने किया है? सरेंडर इन लोगों ने किया है बोस्टन की पुलिस के आगे, जहाँ ये पकड़े गए थे इनकी मित्र के साथ, जिसके के पास ड्रग था, $1,60,000। तब कैसे छूटे वो भूल गए। और सरेंडर भी हमेशा वही करते हैं जो आतंकवादी होते हैं, और पाकिस्तान पूरा देश ही आतंकवाद का देश है। सरेंडर भी उन्होंने किया है। रवि जी, इन बयानों का मकसद क्या है पॉलिटिकली? क्या इन बयानों के पीछे भी तुष्टीकरण की भू नजर आ रही है, पोलराइजेशन की भू नजर आ रही है, या किसी वर्ग को, किसी समुदाय को खुश करने के लिए? हालांकि इस बार की जो तस्वीर दिखी है पूरे देश में, सभी लोगों ने एकजुट होकर, एक साथ होकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। फिर ये डिवाइडेंस, ये इस तरह के बयान, इनका मायना क्या है सर? जी, सबसे पहले तो सभी पार्टियों को यह तय करना पड़ेगा कि वो पार्टी लाइन पर चलना चाहती है या देश की लाइन पर चलना चाहती है। आपको यह तय करना पड़ेगा सभी विपक्षी पार्टियों को। असीदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता जो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर रहे, वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़े नजर आए, और पूरी तरह से सिर्फ भारत के साथ खड़े नजर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझाने का काम किया। तो मुझे लगता है ऐसे नेताओं की देश को जरूरत है, ना कि राहुल गांधी जैसे नेताओं की, जो इस प्रकार की भाषा, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होकर आप ऐसी बात कर रहे हो। शायद यही कारण है कि आज 3 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। आज पूरे देश में ये पार्टी पूरी खत्म होने के कगार पे। मुझे लगता है देश की जनता सब समझ रही है कि क्या कैसे नेता होने चाहिए, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भारत में चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान के कई नेता कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, तो सुनकर बड़ा हास्यास्पद लगता है, और यहाँ की मीडिया भी उसे सुर्खियों में लेती है। तो लेकिन अब जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है तो भारत के नेता, मतलब राहुल गांधी जी, उनके पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। बताइए, पक्ष ही कहूंगा मैं उनको कि भारत सरेंडर हो रहा है। बड़ा शर्मसार कर देने वाली बात है ये तो। पाकिस्तान में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तालियां बजा रहे होंगे लोग, वहां की मीडिया सुर्खियां बटोर रही है। ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं को वहां के प्रवक्ता बन जाना चाहिए, बजाय भारत के अंदर राजनीति करने की। क्योंकि भारत में रहकर भारत के खिलाफ अगर आप राजनीति करेंगे, सिर्फ पार्टी, मैं शशि थरूर को सलाम करता हूँ जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर
देश के साथ खड़े नजर आए। मैं सलमान खुर्शीद को सैल्यूट करता हूँ जो पार्टी लाइन से हटकर धारा 370 के समर्थन में बात करते नजर आए। मुझे लगता है देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है, पार्टी लाइन को साइड रखकर इस समय देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की जरूरत है, भारत की सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। हाँ। अगर भारत के प्रधानमंत्री कर्नल सोफिया अगर बैठकर पूरे देश को बता रही है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको उनका समर्थन करना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए साथ में। आप यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति करके आपको बिहार चुनाव नजर आ रहा है, आपको बंगाल चुनाव नजर आ रहा है, आपको उत्तर प्रदेश चुनाव नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। मुझे लगता है इस समय देश ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। आप ऑपरेशन सत्य पुरानी की बात कर रहे हैं, मतलब आपको टाइम देना होगा सरकार को। ऑपरेशन जब सिंदूर खत्म होगा उसके बाद सरकार सारे जवाब देगी। अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो जनता से अभी सरकार शेयर नहीं कर सकती। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा आप इंतजार तो कीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्नल दिनेश जी, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती समय आप तीनों ने हमारे साथ साझा किया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब देश में इस तरह के संकट खड़े होते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करना जो लोग जानकार हैं, जो लोग इसे गहराई से जानते हैं, इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग आते हैं, राजनीतिक नेता आ जाते हैं और ऐसे सुरक्षा के मुद्दों पर बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी सुरक्षा पर कितना है, इसका इम्पैक्ट हमारे देश के लोगों पर कितना है, इसका इम्पैक्ट पूरे सुरक्षा तंत्र पर कितना है, ये तमाम चीज़ें, इसी को लेकर आज बातचीत हुई, बहस हुई और